आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। ठीक है। अगर हम किसी पेशेंट को या मरीज को बाहर से ब्लड देते हैं तो उसकी जो थेरेपी है, हम ब्लड कितने तरीकों से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर हम ब्लड देंगे तो फिर उसके साथ जो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। और ब्लड किन किन कंडीशन में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनकी जो क्लिनिकल यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पैक्ड आरबीसी, दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल। इस पैक्ड आरबीसी की जो डोजेज इफेक्ट है, अगर ये हम किसी को फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ब्लड है उसमें अगर हम सिर्फ आरबीसी को बाहर से देंगे तो उससे एच बी लेवल बढ़ेगा। व्हेन देयर इज इंक्रीज एच बी देयर इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। क्योंकि जो एच बी है जहाँ पे वो इंक्रीज होगी तो उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग अच्छी होगी, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इंक्रीज हीमोग्लोबिन 1 ग्राम पर डीएल पर यूनिट। अगर हम बाहर से पैक्ड आरबीसी देंगे तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसमें 1 ग्राम पर डीएल पर यूनिट के लिहाज से इजाफा आएगा, और जो हीमेटोक्रेट है वो 3% पर यूनिट बढ़ती है। हीमेटोक्रेट क्या है? हीमेटोक्रेट इज नथिंग, इट इज द अमाउंट ऑफ आरबीसी विद इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर आरबीसी की प्योर अमाउंट को हम क्या कहते हैं? हीमेटोक्रेट कहते हैं। अब ये हम कम किन कंडीशन में दे सकते हैं? लाइक एक्यूट ब्लड लॉस में, सीवियर अनीमिया के अंदर। इसकी वजह ये है कि whenever the patient has anemia there is HB will be very very decrease, क्योंकि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो ना होने के बराबर रहती है। तो इन कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? बाहर से पैक्ड आरबीसी देंगे जिससे हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज करें और वाइटल आर्गन को हम क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके। ठीक है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी के अंदर हम बाहर से प्लेटलेट्स दे सकते हैं। प्लेटलेट्स जब हम बाहर से देंगे तो उसका जो डोजेज इफेक्ट है, जाहिर बात है प्लेटलेट्स देंगे तो प्लेटलेट काउंट बढ़ेगी, दैट इज 30,000 माइक्रोलीटर पर यूनिट, या इंक्रीज 5,000 पर मिलीमीटर क्यूब पर यूनिट। दीज थिंग्स आर नेवर आस्क इन द एग्जाम। जस्ट आप लोग को ये पूछा जाता है कि किन कंडीशन में हम कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं और उनका फ़ायदा क्या है, वो हमें याद रखना है। तो जो प्लेटलेट्स है ये जब हम बाहर से देंगे, ये हम क्यों दे सकते हैं? जब प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज, अब अगर हमें यहाँ पे लिखता हो NR स्टैंड फॉर नॉर्मल रेंज, किसी भी मरीज की जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें नॉर्मल प्लेटलेट की जो तादाद है वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक होते हैं। ठीक है। 1.5 to 4 लाख। लेकिन अगर प्लेटलेट की लेवल सीवियर कंडीशन के अंदर वेरी वेरी लो, जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हम बाहर से फिर प्लेटलेट्स देना शुरू करेंगे, इसलिए टू स्टॉप सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, एंड दैट इज गिवन इन केस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, इट मे बी गिवन इन क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट। ठीक है। दो तरह की प्रॉब्लम है, या तो प्लेटलेट जो है वो कम है इसलिए जो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं है, सो डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। या प्लेटलेट्स है बट दे कांट वर्क प्रॉपरली तो उनको हम क्वालिटेटिव डिफेक्ट कहते हैं। दोनों कंडीशन में हम बाहर से क्या दे सकते हैं? प्लेटलेट्स देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको हम कहते हैं FFP, दैट इज कॉल्ड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसमें या प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट, इसको हम PCC कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक FCPS वाले या जेकेट वाले या MDMS वाले, इवन NRE स्टेप 1 वाले, इनसे जनाब एक MCQ जरूर आता है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या है और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट क्या है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये बाहर से देंगे इससे कोआगुलेशन फैक्टर जो है उनकी लेवल को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कंटेन ऑल कोआगुलेशन फैक्टर्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के बाद याद रखना है, जो FFP है इसमें सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन जो PCC है, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट है, उसमें फैक्टर 2 है, 7 है, 9 एंड 10, एज वेल एज प्रोटीन C एंड S। इसलिए कहते हैं 2, 7, 9, 10 प्रोटीन C एंड S, इनको हम क्या कहते हैं? वाइटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसका मतलब यह है कि जिन पेशेंट में डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, तो जिन पेशेंट के अंदर विटामिन A डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो या विटामिन K डेफिशिएंसी, और आप उसको स्पेसिफिकली वो चीज़ बाहर से देना चाहें जिससे हम उन चीज़ों की कमी पूरी करें जो विटामिन के डिपेंडेंट हैं, तो वो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट है। ये हम सीरोसिस पेशेंट में दे सकते हैं। जब एंड स्टेज लीवर डिजीज होती है, जब लीवर काम करना छोड़ देता है तो हम फिर बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर देते हैं, इसीलिए ताकि हम ब्लीडिंग टेंडेंसी को कम करें और इमीडिएट एंटी कोआगुलेंट रिवर्सल ऑफ
व्हाट वारफरीन टॉक्सिसिटी। जो वारफरीन है वो इपोक्साइड रिडक्टेज है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो वारफरीन है ये हम फार्माकोलॉजी के अंदर फिर से भी पढ़ेंगे, लेकिन वारफरीन का काम यह है, ये विटामिन के को इनहिबिट करती है। वारफरीन टॉक्सिसिटी को इमीडिएट रिवर्स करने के लिए हम FFP या PCC देते हैं, और अगर एक पेशेंट है उसके लिए हम डिलेड इफेक्ट के लिए वारफरीन की टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए कोई ड्रग देते हैं, तो हमारे पास क्या है, विटामिन के। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या चीज़ है, इट कंटेन फाइब्रिनोजिन, फैक्टर 8 लाइक फैक्टर 13, वॉन वरीब्रेंड फैक्टर एंड फाइब्रोनेक्टिन। ये हम कोagulation फैक्टर डेफिशिएंसी में देते हैं, इन्वॉल्विंग फाइब्रिनोजिन एंड फैक्टर 8। एक्चुअली हमने पढ़ा था कि अगर एक पेशेंट है उसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर को हम हीमोफीलिया कहते हैं। तो अगर एक पेशेंट है उसको हीमोफीलिया है, पहले से उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है, तो हम उसमें बाहर से फैक्टर 8 कंसनट्रेट भी देते हैं, और हम क्रायोप्रेसिपिटेट भी देते हैं, क्योंकि जो क्रायोप्रेसिपिटेट है उसमें फैक्टर 13, फैक्टर 8 और वॉन वरीब्रेन फैक्टर एंड फाइब्रोनेक्टिन होता है। और ये जो फाइब्रिनोजिन है, ये जब हम क्रायोप्रेसिपिटेट की शक्ल में देंगे, ये बाद में फेब्रिन में कन्वर्ट होगा और वो क्लाट बनाने में हेल्प करेगी। फिर एल्ब्यूमिन क्या है, इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, इट इज इंक्रीज इंट्रावस्कुलर अनकोटिक प्रेशर, क्योंकि ये चाहता है कि अनकोटिक प्रेशर को ये बिल्ड करे। ये पोस्ट पैरासिंथेसिस या थेराप्यूटिक प्लाज्मा पेरेसिस, मतलब जिस तरह हमने पढ़ा था TTP थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, उसमें हम प्लाज्मा पेरेसिस करते हैं, तो उन जैसे कंडीशंस के अंदर हम उसके साथ एल्ब्यूमिन इसलिए मिलाते हैं ताकि हम टिश्यू एडीमा को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो ये कुछ चीज़ आप लोग को बता रहा था, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट है। एग्जाम के अंदर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी कंटेन ऑल विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर ओनली, दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट। जो FFP है इसमें तो ऑल है, इसमें ये सारे भी है और भी है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो रिस्क है, अगर हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उनकी जो रिस्क है उसमें इन्फेक्शन है, उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, क्योंकि जब ब्लड देते हैं तो पहले उसकी हम क्रॉस मैचिंग करते हैं कि भाई ब्लड ग्रुप एक है कि नहीं है, फिर क्रॉस मैचिंग करते हैं रिएक्शन होते हैं कि नहीं, फिर ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरफ्लूड है तो ओवरलोड हो सकती है, क्योंकि इसको हम कहते हैं दैट इज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कभी हम फ्लूइड ओवरलोड ना करें, तो ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, जिसको वॉल्यूम ओवरलोड which result edema or hypertension। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड एक्यूट लंग इंजरी, इसको ट्राली कहते हैं, हाइपोक्सिया, इन्फ्लेमेशन, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा एंड इवन हाइपोटेंशन। ये सारी की सारी वो कॉम्प्लिकेशन है कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से या एकदम ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पेशेंट को हो सकती है। इसीलिए हमें इन कॉम्प्लिकेशन पे भी साथ साथ नज़र रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ब्लड को बार बार ट्रांसफ्यूज करेंगे, जैसा कि एग्जांपल मैं दे सकता हूँ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के अंदर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ब्लड के अंदर क्या है, आयरन है, तो बार बार ब्लड देने से पेशेंट को आयरन ओवरलोड हो सकता है, विच मे रिजल्ट सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। और ये जो ब्लड है उसके अंदर क्या होता है, सिट्रेट। सिट्रेट का काम यह है, इट इज अ कैल्शियम चीलेटर, very very important, when the blood you transfuse to the patient, if that blood contains citrate। अब ब्लड दो तरह की होती है, एक सिट्रेट फ्री होता है और एक सिट्रेट कंटेनिंग ब्लड। अगर आप आम ब्लड देंगे किसी को तो उसमें सिट्रेट होता है, तो अगर आप सिट्रेट कंटेनिंग ब्लड देंगे तो वो फिर प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम को चिलेट करेगी, बाहर निकालेगी, सो कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम होगी, दैट इज हाइपोकेलेमिया। और दूसरी बात यह है कि जब आप ज्यादा ब्लड देंगे तो जो ओल्डर आरबीसी है, इट विल लाइज बिकॉज ऑफ ओल्ड ब्लड यूनिट, क्योंकि जो ब्लड आप फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे, बहुत टाइम का पड़ा हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो क्या पता उसके अंदर कुछ सीनाइड आरबीसी हो, ओल्डर आरबीसी। और जब ओल्डर आरबीसी आप रिसिपिएंट पेशेंट को देंगे तो उसकी क्या होगी, लाइसिस। और आप लोगों को पता है कि अगर एक सेल है, आरबीसी है, इट कंटेन लॉट ऑफ पोटाशियम, इसलिए हम कहते हैं कि जो सेल होते हैं, सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आई एम गोइंग टू राइट, सेल पोटाशियम बैग्स होते हैं। सेल क्या होते हैं, पोटाशियम बैग्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे,
तो उससे जनाब ब्लड लाइसिस से, लाइसिस की वजह से पोटाशियम निकलेगी, दैट कैन काज हाइपर कैलेमिया। तो प्लीज दो बातें मैं आखिर में बताने जा रहा हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मे बी सीन इन अ पेशेंट हु हैज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नंबर वन हाइपोकैलेसीमिया, नंबर टू हाइपर कैलेमिया। हाइपोकैलेसीमिया की जो मैकेनिज्म है वो सिट्रेट है, क्योंकि सिट्रेट एक्ट एज अ कैल्शियम चीलेटर। सिट्रेट जो ब्लड के अंदर होता है वो कैल्शियम को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और दूसरी बात जो हमने पढ़ा है, जो हाइपर कैलेमिया है, ये ओल्ड ब्लड जो यूनिट होता है या ओल्ड ब्लड होता है, उसके अंदर लाइसिस की चांस में जो पोटाशियम है वो बाहर निकलेगी, तो उससे भी हाइपर कैलेमिया के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है जी। अब आते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन इज ल्यूकीमिया एंड अदर इज लिम्फोमा। दोनों में क्या फर्क है और दोनों के अंदर हम डिफरेंस कैसे करेंगे? आसान मिसाल में देता हूँ। एनी मेलिग्नेंसी और न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म से मुराद होता है कैंसर। मैं यहाँ पे न्यूप्लाज्म को पहले से लिखता हूँ ताकि ये बार बार वर्ड आ जाए और आप लोगों को पता हो। एनी कैंसर, अगर आप लोग अच्छा वर्ड बोलना चाहें, सो दैट इज कॉल्ड मेलिग्नेंसी। तो एनी कैंसर और मेलिग्नेंसी दैट अराइजेस फ्रॉम द बोन मैरो, दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। आम जुबान में उसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। But any cancer or leukemia arising from the bone marrow, that is cancer or malignancy, that is known as leukemia. फिर बोन मेरो के अंदर एक लिम्फोइड सीरीज है, एक माइलॉइड है। तो बोन मेरो से आने वाला जो ल्यूकीमिया है, इट मे बी लिम्फोइड और माइलॉइड न्यूप्लाज्म। अगर ये लिम्फोइड ल्यूकीमिया भी हो सकता है और माइलॉइड भी। ट्यूमर सेल आर यूजुअली फाउंड इन द पेरिफेरल ब्लड। फिर लिम्फोमा इज अ कैंसर, इट इज अ ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड से जो आने वाला कैंसर है, दैट इज नोन एज लिम्फोमा। फिर इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, अराइजिंग इन द एटिपिकल साइट एंड ल्यूकीमिक प्रेजेंटेशन। इसका मतलब यह है, दो चीजें और से सुने, पहले हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को सही तरीके से सीखेंगे, तो फिर आगे हमारे लिए पढ़ना आसान होगा। एनी कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम द बोन मैरो, दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया, एंड एनी कैंसर अराइजेस फ्रॉम द लिम्फ नोड, दैट इज कॉल्ड लिम्फोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिम्फोमा है। इसके फिर दो टाइप से, एक हजकिन लिम्फोमा और एक नॉन हजकिन लिम्फोमा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो है, ये हम पहले फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे। इट इज अ लोकलाइज सिंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड with contagious spread. Stage is strongest predictor of prognosis and it has a better prognosis. इसका मतलब ये है कि लिम्फोमा, अब ये हजकिन ये भी लिम्फोमा है, नॉन हजकिन भी लिम्फोमा है। और जब चीज लिम्फोमा है तो उसने अराइज कहाँ से होना है? लिम्फ नोड से। ऐसा लिम्फोमा जो लोकलाइज हो, एक जगह तक लिमिटेड हो, और फिर एक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड से निकले, विच हैज अ गुड प्रोग्नोसिस, नोन एज हजकिन लिम्फोमा। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर आप देखें नॉन हजकिन में, इट इज कम फ्रॉम मल्टीपल लिम्फ नोड्स और एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट इज वेरी कॉमन। इसका मतलब यह है कि अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड से कैंसर निकले और वो फिर स्प्रेड होकर स्प्लीन में चला जाए, सर्वाइकल लिम्फ नोड से कैंसर निकले वो ब्रेन में चले जाए, तो ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, दीज आर कॉल्ड नॉन नोडल या एक्स्ट्रा नोडल involvement, that is very common in non-Hodgkin but not common in Hodgkin। इसमें नॉन कंटाजियस स्प्रेड होता है and it has worse prognosis। तो जो लोग मुझे सुन रहे, अगर ये दो बातें गौर से सुनेंगे और अपनी किताब के ऊपर लिखेंगे, इंशाल्लाह जहाँ पे भी प्रोफेसर को वो आंसर करेंगे वो अप्रिशिएट करेंगे। नंबर वन, what is Hodgkin lymphoma, what is non-Hodgkin lymphoma? Hodgkin lymphoma is a cancer arises from lymph node which is localized involving single group of lymph node and that has a good prognosis, that is Hodgkin। जो नॉन हजकिन लिम्फोमा है, इसमें जो पेशेंट है उसके लिम्फ नोड से जो कैंसर है वो मल्टीपल लिम्फ नोड से आएगी और उसमें एक्स्ट्रा नोडल या नॉन नोडल टिश्यू इन्वॉल्वमेंट कॉमन है। इसका मतलब यह है कि कैंसर सर्वाइकल लिम्फ नोड से निकला होगा और वो फिर जा में क्या होगा? एक्स्ट्रा लिम्फ नोड टिश्यू में जा है, एब्डोमेन है, स्प्लीन है। तो लिम्फ नोड से जो कैंसर निकले और वो एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू को भी इन्वॉल्व करें, दैट शुड बी नॉन हजकिन। ये नॉन हजकिन के अंदर एन का मतलब होता है एक्स्ट्रा नोडल या नॉन नोडल टिश्यू इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है? नॉन नोडल टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वर्स प्रोग्नोसिस है क्योंकि इसमें वाइटल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। दूसरी बात यह है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि जो हजकिन लिम्फोमा के पेशेंट होते हैं इसमें बी साइन सिम्टम होते हैं, लाइक लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट एंड वेट लॉस।
दिस पेशेंट हैज अ सिम्टम लाइक ट्यूबरकुलोसिस, चाहे हचकिन हो या नॉन हचकिन हो। इसमें अब आते हैं बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह है कि जो हचकिन लिम्फोमा है या तो या यंग एडल्ट्स के अंदर होता है। मैं अगर एज लिखूँ यहाँ पे तो ये गलत नहीं होगा, 15 से लेकर 30। फिर 30 टू 55 ईयर ओल्ड लोगों में इसकी अकुरेंस कम है, और फिर मोर देन 55 में ज़्यादा होती है। तो हचकिन लिम्फोमा की जो अकुरेंस रेट है वो बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है, अराउंड द एज ऑफ 15 टू 30 या मोर देन 35, इसके अंदर ज़्यादा होता है। हच नॉन हचकिन ये बच्चों एडल्ट दोनों में होता है। इसके साथ जो अगर वायरल इलनेस इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस इज अनकोजेनिक वायरस, और इसमें भी जनाब एप्स्टीन बार वायरस, HIV वायरस इन ह्यूमन, टी लिम्फोसाइट वायरस, ये भी इन्वॉल्व होता है। एंड देयर इज ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो मैं दोनों को डिफरेंशिएट करता हूँ, आप लोग अगर लिख ले तो मेरी वर्डिंग को सुने। अ कैंसर अराइजेस फ्रॉम lymph node which is localized involving one group of lymph node but they cannot spread to non-nodal tissue, that is called Hodgkin lymphoma। और जो मल्टीपल lymph node से आए और वो नॉन लोकलाइज हो और एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू भी इन्वॉल्व करे तो उसका नाम नॉन हचकिन है। हचकिन लिम्फोमा में हमेशा याद रखे देयर इज बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, या तो बिल्कुल यंग एज में होता है या ओल्डर एज में। नॉन हचकिन ये किसी भी एज के अंदर बच्चों एडल्ट दोनों में हो सकती है। हचकिन लिम्फोमा में याद रखे द मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटर प्रोग्नोसिस, इसमें वर्स प्रोग्नोसिस, ये चीज़ें डेफिनेटली आप लोग याद रखेंगे। इसमें एक पॉइंट है रीड स्टर्नबर्ग सेल, एक्सीलेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड में कि रीड स्टर्नबर्ग सेल क्या है। बट रीड स्टर्नबर्ग सेल व्हेन एवर कम इन एग्जाम इन हिस्टोलॉजी दैट विल बी अ डायग्नोस्टिक ऑफ हचकिन लिम्फोमा। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि हचकिन लिम्फोमा इस कंटेन रीड स्टर्नबर्ग सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। रीड स्टर्नबर्ग सेल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब और से सुने। एक्चुअली जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है इसका मतलब यह है कि लिम्फ नोड से जब हम बायोप्सी लेते हैं तो जो कैंसरस सेल है, लिम्फेटिक सेल, जो लिम्फ नोड के अंदर कैंसरस सेल है वो जायंट सेल होता है, बिग सेल होता है, और उसमें इस तरह का न्यूक्लियस होता है। लेकिन उसका जो न्यूक्लियस है इसमें दो लोब्स होते हैं, क्या होते हैं, दो लोब्स। अब ये जो सेल मैंने ड्रा किया है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस को कितने लोब में डिवाइड किया है, दो में। तो ये लोब हमें इस तरह नजर आते हैं जिस तरह उल्लू की आंखें होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ओल्स आई अपेयरेंस सेल। तो ऐसा कैंसरस सेल लिम्फ नोड के अंदर जो जायंट सेल हो, ट्यूमर जायंट सेल हो, लेकिन इसमें बाई लोब न्यूक्लियस हो, यहाँ पे न्यूक्लियस एक है लेकिन इसके दो लोब्स होते हैं। तो इनको हम, और मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जिस तरह ये न्यूक्लियस ये लोब बड़ा हो एग्जैक्टली लाइक दैट ये वाला लोब भी उतना ही बड़ा होगा। इसको हम ओल्स आइज अपेयरेंस भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आर सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल। यहाँ पे देखें ये फॉर एग्जांपल सेल है, दिस इज फॉर एग्जांपल अ सेल। सेल के अंदर एक लोब ये है फॉर एग्जांपल, और एक लोब ये है, तो बाई लोब न्यूक्लियस है। इस सेल को हम कहते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो प्लीज रिमेंबर, when a cancerous cell in the lymph node become enlarged, it becomes giant cell containing bilobe nucleus which look like owl's eyes. That is called a Reed Sternberg cell. And the Reed Sternberg cell, whenever come in exam, always, all the time, remember it is a Hodgkin lymphoma. Hodgkin lymphoma के फिर मजीद चार टाइप्स होते हैं। एक का नाम नोडुलर स्क्लेरोसिस है, दैट इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी। फिर इसके बाद मिक्स्ड सेलुलरिटी, इसमें क्या होता है, यूसिनोफीलिया। यूसिनोफिल का जो लेवल है वो किस हचकिन लिम्फोमा की वैरायटी में बढ़ता है, मिक्स्ड सेलुलरिटी। और ये जो टाइप है दैट इज क्लासिकली सीन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। फिर इसके बाद लिम्फोसाइट रिच है। आप लोगों को पता है कि ऐसा हचकिन लिम्फोमा जिसमें स्टिल लिम्फोसाइट रिच हो तो दे विल फाइट अगेंस्ट द कैंसरस सेल, सो दैट हैज अ बेस्ट प्रोग्नोसिस। और जिसमें लिम्फोसाइट डिप्लीट हो तो उसमें वर्स प्रोग्नोस, द पुअर हैव वर्स बैंक अकाउंट। इसका मतलब यह है, रिच का मतलब यह है कि रिच मीन द रिच पीपल हैज बेटर बैंक अकाउंट, सो रिच हैज बेस्ट प्रोग्नोसिस, डिप्लीटेड हैज पुअर प्रोग्नोसिस, और ये भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ये हमने डिस्कस किया था कि हचकिन लिम्फोमा में जो कैंसर सेल है अगर उसके हम लिम्फ नोड बायोप्सी करें, it will be enlarged than the normal giant cell and contain a nucleus having two lobes, bilobe nucleus in a single large cell. Think about Reed-Sternberg cell, जिसको ओल्ड आइज अपेयरेंस सेल भी हम कह सकते हैं। इसकी ये चार वेराइटी याद रखें। Which type of Hodgkin lymphoma is most common? Nodular sclerosis. And which Hodgkin lymphoma has a best prognosis? Lymphocyte rich.
which Hodgkin lymphoma has a poor prognosis, that is lymphocyte depleted। दूसरी बात, जो रेड स्टर्नबर्ग सेल है, इसके ऊपर जो CD है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन CD15 एंड CD30, और हजकिन लिम्फोमा लिम्फ नोड के अंदर जिस सेल से आती है, दैट इज बी सेल ओरिजिन। तो ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि द ओरिजिन ऑफ हजकिन लिम्फोमा इज अ लिम्फ नोड दैट इज कॉल्ड बी सेल ओरिजिन। जिस तरह हमने कहा ओल्स आइस, इसमें टू लोब न्यूक्लियस 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो एक CD15 और एक CD30। तो ऐसा लिम्फ नोड बायोप्सी जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी वाले ये बताए कि एक CD15 पॉजिटिव है और एक CD30, ऑलवेज थिंक अबाउट हजकिन लिम्फोमा। अब आते हैं नॉन हजकिन लिम्फोमा। नॉन हजकिन लिम्फोमा ये भी कैंसर ऑफ मेच्योर बी सेल्स होते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज कॉल्ड बर्केट लिम्फोमा। अभी जो FCPS पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था उसमें बर्केट लिम्फोमा का क्वेश्चन जरूर आया था, तो प्लीज गौर से सुने कि व्हाट इज बर्केट लिम्फोमा। इट इज अफेक्ट एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट एंड बर्केट लिम्फोमा मोर कॉमन इन किड्स। और मतलब ये है कि ये एडोलेसेंस एज के अंदर, एडोलेसेंट एज के अंदर ज्यादा कॉमन है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो ये है कि इसमें एक ट्रांसलोकेशन होती है जीन्स की बिटवीन क्रोमोसोम 8 एंड 14। यार FCPS वाले प्लीज इस बात को गौर से देखें कि ऐसा लिम्फोमा जो नॉन हजकिन लिम्फोमा है, बट इसमें ट्रांसलोकेशन बिटवीन 8 एंड 14 क्रोमोसोम होती है, दैट शुड बी बर्केट लिम्फोमा। और जिस जीन की म्यूटेशन होती है दैट इज कॉल्ड CMAC जीन। अब देखिए ये जो है ये क्रोमोसोम 8 है और ये क्रोमोसोम 14 है। इस क्रोमोसोम 14 पे जो नॉर्मल जीन है वो IG है, इम्यूनोग्लोबुलिन। और यहाँ पे जो जीन है इसका नाम CMAC है। क्या है? CMAC। ये CMAC जीन अगर एबनॉर्मली 8 नंबर से जाकर 14 में जाए तो हम कहेंगे कि व्हेन ट्रांसलोकेशन ऑफ CMAC जीन occur from chromosome 8 toward 14, it will lead to a cancerous changes that is known as of Burkitt lymphoma। ठीक है, तो इसको हम बर्केट लिम्फोमा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो बर्केट लिम्फोमा के अंदर जो कैंसरस सेल होते हैं दे हैज स्टारी स्काई अपीयरेंस एंड दैट लाइक स्टार बर्स्ट शीट ऑफ lymphocyte with interspit tingling bulb body macrophages associated with Epstein-Barr virus। इसमें आप लोगों ने याद रखना है इसके दो टाइप्स है, एक को हम एंडेमिक फॉर्म कहते हैं और एक को स्पोरेडिक फॉर्म। तो जो एंडेमिक फॉर्म बर्केट लिम्फोमा है ये अफ्रीकन में होता है। इसमें जो मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड जा। इसको क्या कहते हैं? जा। तो आप लोगों को पता है जो जा है दैट इज एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू। तो ऐसा बर्केट लिम्फोमा दैट मेनली अफेक्ट अफ्रीकन पीपल एंड दैट इन्वॉल्व द जा, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। और जो स्पोरेडिक फॉर्म है, स्पोरेडिक, ये पेल्विस या एब्डोमेन को अफेक्ट करती है और ये एशियन के अंदर ज्यादा होता है। किसमें? एशियन में। अब आते हैं इसके जो मेन पॉइंट है, इसमें आप लोगों को बताता चलो। A type of non-Hodgkin lymphoma which come from the B cell and that has a translocation between 8 and 14। Think about Burkitt lymphoma। इसमें CMAC जीन म्यूटेशन होती है, लेकिन एग्जाम के अंदर याद रखें इसमें जो CMAC है इसकी एम्प्लीफिकेशन होती है। एम्प्लीफिकेशन से मुराद ये है कि इसकी जो एक्टिविटी है वो कई गुना क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो CMAC जीन म्यूटेशन होती है और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जब हम हिस्टोलॉजी देखते हैं तो उसमें जो कैंसरस सेल है दो लुक लाइक स्टार स्काई अपीयरेंस और ये एप्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएट होती है। JCAT FCPS NRE देयर मस्ट बी MCQs क्वेश्चन इन द एग्जाम फॉर बर्केट लिम्फोमा। फिर है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ये ओल्डर पेशेंट में होता है बट 20% चिल्ड्रन में भी। इसकी जो म्यूटेशन है वो BCL2 जीन एंड BCL6। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन हजकिन लिम्फोमा इन एडल्ट। ये सिर्फ MCQs में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि नॉन हजकिन के तो बहुत सारे वैरायटी है, इन सब के अंदर अगर कोई मोस्ट कॉमन है दैट इज कॉल्ड लार्ज बी सेल लिम्फोमा। फिर इसके बाद जो है फोलिकुलर लिम्फोमा है, वो भी अडल्ट में होता है। इसमें ट्रांसलोकेशन याद रखे दैट इज 14 एंड 18। हजकिन में 8 और 14 है जो बर्केट लिम्फोमा है। फोलिकुलर लिम्फोमा 14 18। इसमें ट्रांसलोकेशन जो होती है वो BCL2 की। ये जो BCL2 है ये एंटी एपोप्टोटिक जीन है। एपोप्टोसिस का मतलब नॉर्मल सेल डेथ है। तो देखिए BCL2 नॉर्मली इनहिबिट एपोप्टोसिस, और जो BCL2 है इसकी जब म्यूटेशन होती है तो इसकी वजह से जो बी सेल की एक्टिविटी है वो ज्यादा एक्सप्रेस होती है।
दैट इज ओवर एक्सप्रेस। तो जितना BCL2 ज्यादा एक्सप्रेस होगी तो ये सेल को एपोप्टोसिस के लिए होने नहीं देगा, सेल डेथ नहीं होगी। और जितना सेल ज्यादा देर तक सरवाइव करेगा उतना ही कैंसरस चेंजेस के चांसेस ज्यादा होंगे। सो द मोस्ट कॉमन थिंग यू पीपल मस्ट नो फॉर follicular lymphoma is a type of non-Hodgkin lymphoma characterized by 14-18 translocation, and the most common precursor gene which can lead to this problem is BCL2। और BCL2 normally inhibit apoptosis, लेकिन अगर ये ओवर एक्सप्रेस हो जाए तो फिर सेल की डेथ नॉर्मल टाइम पे नहीं होगी, जिससे कैंसरस चेंजेस के चांसेस ज्यादा आएंगे। फिर इसमें मेंटल सेल लिम्फोमा, उसमें 11-14 है। इसमें साइक्लिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिन प्ले अ की रोल इसमें। जिसने देखे 8-14 तो सी मैक है, इसमें BCL2 है तो 14-18, इसमें 11-14 है तो साइक्लिन है। ये भी अग्रेसिव कैंसर है, टिपिकली प्रेजेंट विद लेट स्टेज डिजीज। इसमें के बाद मार्जिनल जोन लिम्फोमा एडल्ट में होता है, इसमें 11-18 ट्रांसलोकेशन। इतना याद रखे 11-18 associated with chronic inflammation like Sjogren's syndrome, chronic gastritis. Sjogren's syndrome is characterized by the damage to salivary gland and lacrimal gland। तो Sjogren's syndrome एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो मोस्ट कॉमनली फीमेल को अफेक्ट करती है। और इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें जो फीमेल्स आती है कंप्लेंट के साथ, ड्राई आईज ड्राई माउथ के साथ, अगर उसमें कोई कैंसर हो सकती है तो वो नॉन हॉजकिन के अंदर दैट इज मार्जिनल जोन लिम्फोमा। क्योंकि जो मार्जिनल जोन लिम्फोमा है दैट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के साथ, और ये H पाइलोरी इन्फेक्शन के साथ भी एसोसिएट होती है। प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा, ये भी ABV रिलेटेड है, HIV एड्स कैरिड इन एड्स डिफाइनिंग इलनेस। ये जो प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा है ये मोस्ट लाइकली एड्स पेशेंट में होती है। इसमें कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, सीजर्स, CNS मास कैन काज रिंग एनहांसमेंट लेजन ऑन MRI, immunocompromised state need to be distinguished from toxoplasmosis through CSF analysis and other lab tests। क्योंकि जो टोक्सोप्लाज्मा गुंडाए हैं ये भी एड्स के अंदर CNS अफेक्ट कराती है और ये भी रिंग एनहांसिंग लीजन कराती है। तो एग्जाम के अंदर आ जाए कि ऐसा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो एड्स डिफाइनिंग इलनेस के अंदर हो जाए एंड दैट मिमिक लाइक टोक्सोप्लाज्मोसिस, दैट इज प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा। सो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने इतना सीखा होगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट टाइम। जज़ाकल्लाह।